उम्र हो गई है, अब भी नहीं पता। मेरी पुरानी चीजें कहाँ हैं? मेरा बड़ा बंगला कहाँ है? भाभी जी, 2,000 रुपये और साथ में कलर टीवी, फ्रिज और टेप रिकॉर्डर। तुम्हारे घर वालों ने तो बहुत ज्यादा दहेज दिया है। अरे नहीं, तांत परिवार ने भी कम दहेज नहीं दिया। ये सब तो इन दोनों नवविवाहितों के भविष्य के लिए है, ताकि वे मिलकर इस्तेमाल कर सकें। ये बात है 30 साल पहले की, जब मैं और तानलीना शादी से एक दिन पहले। दर्द तो असली है, कोई सपना नहीं। मैं सचमुच दोबारा जीवित हो उठी हूँ। अरे बधाई हो ससुर जी, हमारी नैना तो बहुत नाजुक किस्म की है, अब शादी के बाद गर्भवती हो जाएगी। मैं भी यहाँ रहने आ रही हूँ, ताकि उसकी देखभाल करना आसान रहे। पिछले जन्म में मुड़कर दूसरी को गर्भवती कर दिया, मुझे सींग बना दिए, घर का सारा पैसा लेकर भाग गई। माँ बाप को फैक्ट्री में शर्म से सिर न उठाने पाए और दुखी होकर चल बसे। ये कल लीना कार से उतरती है। तुम्हारे घर वालों को तैयार रहना चाहिए 888 का उत्तराई सम्मान देने के लिए। कैसे 800? क्या उत्तराई सम्मान में 800 चाहिए? 800 रुपये तुम्हारे चेन यांग ने? अभी तो बस एक बेरोजगार कर्मचारी हैं। हमारी लीना ने नीचे शादी की है। अगर ज्यादा नहीं देंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे। ये दहेज की रकम आमतौर पर 10 से 20 हजार होती है। सासू जी देखिए, आप कर पाएंगी? थोड़ा कम करो। 800 तो 800 सही। बस इन दोनों नवविवाहितों का आगे का जीवन सुखमय हो, बस इतना चाहती हूँ। मुझे बेवकूफ समझा है, हमारे परिवार का खून चूसना चाहते हो। तांग लीना, इस जन्म में मैं तुझे याद दिला दूंगा कि मैं कौन हूं। एक पैसा भी नहीं है। ये शादी मैं नहीं करूंगा। नहीं होगी। यह क्या माजरा है? अरे धोखेबाज, तुम वादा तोड़ना चाहते हो? वो बेवफाई कर रहा है। तुम समझते हो हमारा परिवार इतना कमजोर है? चेन्यांग, तुम क्या बकवास बोल रहे हो? ससुराल वालों, वो झूठ बोल रहा है, उसकी बात मत सुनो। माँ पिताजी, मैं सच कह रहा हूं, मैं आजीवन कुंवारा रह जाऊंगा, लेकिन इससे शादी नहीं करूंगा। इस धोखेबाज और जहरीली औरत से। लेकिन इससे शादी नहीं करूंगा, इस धोखेबाज और जहरीली औरत से। चेन्यांग, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं तो तुम्हारे लिए एकनिष्ठ थी, मैं धोखेबाज और जहरीली कैसे हूं? तुम लोग साफ साफ दबंगई कर रहे हो। ये कैसा व्यवहार है? हाँ बिल्कुल सही कहा। मेरी नजर में तो तुम तो साफ तौर पर बाहर किसी और औरत से प्यार करते हो, दो नावों पर पैर रखना चाहते हो। टैंक की माँ, मेरे भैया चेन्यांग हमेशा से ईमानदार रहे हैं। वो हरगिज ऐसे इंसान नहीं है। हमारी नाना लेकिन पूरी तरह निर्दोष है, एक कुंवारी लड़की है। अब जब बात आन पड़ी है, तुम लोग शादी तोड़ना चाहते हो। पहले मेरी बेटी का नुकसान भरो, 10,000 रुपये का यौवन की क्षति का मुआवजा दो, फिर बात करेंगे। 10,000 रुपये? रिश्तेदार, तुम तो मेरी ये बूढ़ी हड्डियां बेच दो तो भी नहीं चुका पाऊंगा। मुआवजा नहीं दे पाओगे तो फिर तुम्हें जो भी नतीजा होगा भुगतना पड़ेगा। भैया चिंग, उनके घर का तांदा हो, किंगजू गैंग के सन चिक्की भैया का आदमी है। एक ऐसा शख्स है जो बिना पलक झपकाए कत्ल कर देता। किंगजू गैंग जियांगचेंग की सबसे बड़ी अंडरवर्ल्ड संगठन है। उनसे पंगा लिया तो तुम्हारे पूरे परिवार को चैन से नहीं रहने देंगे। जल्दी से अपनी बीवी से माफी मांगो, कहो कि आगे से कभी नहीं कहोगे ऐसी बेहुदा बातें। माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। चेन्यांग, क्या वो हमारे पूरे परिवार पर बोझ बनेगी? अगर पापा ने उससे शादी कर ली, सिर्फ बोझ ही नहीं, तब पूरा गांव हमारा मजाक उड़ाएगा कि हमारा चैन परिवार बेवफाई का शिकार है। ये क्या मामला है? बेवफाई का शिकार मतलब क्या? तुम्हारा मतलब है वो। अरे बदमाश, मेरी बेटी को सताने के बाद उस पर झूठे इल्जाम भी लगाए, उसकी इज्जत को नुकसान पहुंचाया। देखना, मैं तुझे जान से मार दूंगा। झूठा आरोप लगाना, क्या वो मेरे साथ चलने की हिम्मत रखती है? क्या तुम्हारी मेडिकल जांच हुई है? अगर रिपोर्ट में पता चला कि तुम अभी भी कुंवारी हो तो 10,000 तो क्या 20,000 भी दे सकता हूं। अगर ऐसा ना होता तो यह नाजायज जोड़ा सजा के काबिल होता। तुम ऐसा कैसे? ऐसी बात थी क्या? पता ही नहीं चला। इसे कौन बहेगा भला? चेन्यांग, मेरा दिल तो सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। अब मैं नहीं रहूंगी। नाना, चेन्यांग, तू मेरा इंतजार कर, मैं अभी बड़े टाइगर को भेजता हूं, माउंटेन चिकन भाई को बुलाने। तुम्हारे चैन परिवार को अब आगे चैन की सांस लेना मुश्किल होगा। क्या देख रहे हो? सब यहां से हटो। चलो निकलते हैं। रिश्तेदारों,
चेन्यांग, क्या तुम मुझे और तुम्हारी माँ को परेशान करके मार डालोगे? मैं अभी मैचमेकर के पास जाता हूँ। टैंक परिवार से जाकर माफी मांगते हैं। माँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है और न ही माफी मांगने की जरूरत है। तुम चाची, आप चिंता ना करें। मैं फिर से आंटी से विनती करने जाता हूँ। पिछले जन्म में मैंने खूब उपहास सहा। केवल जेड थी जो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही, कभी साथ नहीं छोड़ा। उसने मेरी पहली पूंजी भी दी और शून्य से सफलता तक मेरी मदद की। भैया चेन्यांग, जल्दी से ना दीदी से माफी मांग लो। अभी भी शायद वो माफ कर दें। जीवेई, क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? अरे, मुझे तंग मत करो। चेन माँ और चेन पापा, मैं चलता हूँ। अरे जीवेई, मेरा इंतजार करो। जीवेई, जो कुछ मैंने कहा वो सब सच था। क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ? चेन्यांग भैया, हम बचपन से साथ पले बड़े हैं। उस साल हाई स्कूल में मेरी चीनी भाषा की किताब वापस करो। किताब के अंदर एक गुलाबी रंग का खत रखा हुआ था, तो तुमने देख लिया था। फिर तुमने उस समय तुम्हारे पिता का प्रमोशन हुआ था और मेरी मां स्वास्थ्य केंद्र चली गई थी, लेकिन मेरे पिता को नौकरी से निकाल दिया गया। मैं कैसे हिम्मत करता? पिछले जन्म में जेबी ने कभी शादी नहीं की। अपनी मृत्यु से ठीक पहले ही मुझे इस बात का पता चला। इस बार मैं वही गलती दोहराने वाली नहीं हूं। मैंने तो तभी देखा था तुमने टैंग येना को अपना प्यार कबूल किया, तभी तो वो चिट्ठियां लिखी थी। जिंदगी बहुत छोटी है, हमारे पास इतना नहीं है। जीवी, तुम क्या कहती हो? पहले तुम टैंग येना की बात मान लो, मेरी पूरी जिंदगी। लेकिन तुम सही कह रही हो। अभी जो जरूरी है वो ये है कि नहीं तो तुम्हारे माता पिता वो हमारे रिश्ते को कभी मंजूर नहीं करेगा। मैंने अभी एक दोस्त से बात की है, एंटीक मार्केट में तुम्हारे लिए। हाँ बिल्कुल, मैं तो एंटीक चीजों का कलेक्टर हूँ। ये तो किस्मत बदल देने वाला मौका है। ये तो भाग्य वाला रास्ता है। लगता है इस जमाने की पुरानी चीजें ये अभी भी बहुत मशहूर नहीं है। इतने कम लोग हैं। चेन्यान भाई, अगर तुम्हें ये काम पसंद नहीं है, मैं अपने पिता से कह सकता हूँ। अभी अपने पिता के रिश्तों का इस्तेमाल कर रहे हो, बाद में शादी करने पर मैं अपने ससुर के सामने कैसे जाऊंगा? तुम दर्द से जी सकोगे। मैं तुमसे शादी क्यों करूंगी? अब सुधार और खुलेपन का दौर है। पैसे कमाने के मौके तो हर जगह हैं। हर तरफ सोना बिखरा पड़ा है। आगे चलकर मैं तुम्हें जरूर एक सुखी जिंदगी दूंगा। अरे बाबूजी, तुम ठीक तो हो? ये गंदा भिखारी कहाँ से आ गया? मेरे कपड़े तो नए हैं। गंदे कर दिए तो भर पाओगे क्या? सुनो, बुजुर्ग को तंग कर रहे हो, इसमें क्या बड़ी बात है? तुम्हें क्या मतलब? अरे, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं, तुम लोग ये खरीद लो। मेरे बूढ़े की दवाई के पैसे का इंतजार है। जान बचाने की दवा खरीदनी है। ये सिकंदर लकड़ी है। इस पर सितारों जैसे छोटे छोटे धब्बे हैं। रेखाएं प्रवाहित होती हुई सी दिखती हैं। ये तो बेहद उत्तम किस्म की लकड़ी है। भैया चेन्यांग, तुम्हें पुरानी वस्तुओं की भी जानकारी है? बस थोड़ा बहुत ही पता है। बड़े भाई, ये डिब्बा आप कितने का दे रहे हैं? 550। 500 तो वाकई सही दाम है, लेकिन फिलहाल मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। 5 रुपये? क्या मतलब 5 रुपये का? कृपया करके इसे खरीद लीजिए। मेरी बूढ़ी बीवी घर पर ही है। दवा के पैसे का इंतजार है, जान बचानी है। चेन्यांग भैया, इस बुजुर्ग की मदद कर दो। बहुत बेबस लग रहा है। मदद करनी है तो उधर चलना पड़ेगा। चलिए काका, मेरे साथ आइए। जल्दी जल्दी चलिए। ग्रीन बैम्बू गैंग के लोग आ गए हैं। जल्दी से सामान समेटो। ग्रीन बैम्बू गैंग आ गई है। टॉप लेवल के लोग। मिस्टर लॉन्ग, क्या आपने इस बुजुर्ग व्यक्ति को देखा है? हाँ, देखा है। अभी अभी एक आदमी और औरत उन्हें ले गए। उसे वहां ले जाया गया है। बढ़िया। अरे बॉस, काफी आराम से होना। कितने लोग हैं? कुछ चीज बेचनी है। एक चीज तो है। मैनेजर साहब से गुजारिश है, इसे जरा गौर से देखिए। मालिक, यह वाला।
इस छोटी पत्ती वाले लाल चंदन की बनावट जालीदार है। हाथ में लेते ही मुलायम और चिकना लगता है। बारीक रेखाएं और सुनहरे बिंदु बड़े सलीके से बिखरे हुए हैं। ये तो एक दुर्लभ चीज है। ये छोटी पत्ती वाला लाल चंदन, यह एक अच्छी चीज है। लगता है ये चीज उस जमाने की है। लेकिन इस बाजार में ऐसी चीजें बहुत हैं, दाम ज्यादा नहीं मिलते। तो फिर आप कितना देने को तैयार हैं? क्या कीमत लगाएंगे? मैं तुम्हें इतनी रकम दे रहा हूं, पूरा अंक दे दूं, कैसा रहेगा? 200। बड़े भाई, आप ये पैसे ले सकते हैं अपनी बूढ़ी पत्नी का इलाज करवाने के लिए। चलो चलें। सुना है पिछली गली में नई दुकान खुली है, चलो वहां जाकर पूछते हैं। अरे भाई, ये पूरी पुरानी चीजों की मार्केट, मेरे से ज्यादा भाव कोई नहीं दे सकता। हाँ चेन्यांग, इसकी कीमत 200 से ज्यादा नहीं है और मालिक एक ईमानदार इंसान है, तो बेहतर है इन्हीं को बेच दिया जाए। पगली, ईमानदार आदमी ऐसा नहीं कहते, ये चीज तो उस जमाने की है। भाई साहब, तो आपका मतलब है कि मैंने गलत पहचान लिया? अगर मैंने गलत पहचान की है तो आप बेझिझक बता दीजिए। गलत साबित हुआ तो 10 गुना मुआवजा। किंग राजवंश में घने नक्काशीदार काम की पसंद थी, जबकि मिंग राजवंश सादगी और शालीनता पसंद करता था। सिर्फ इस डिब्बे की बाहरी सज्जा देखकर ही यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह किंग राजवंश से पहले का सामान है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बस 2-4 बातें बना लोगे और मैं तुम पर विश्वास कर लूंगी? बॉस, आपकी इस मेज पर रखी 7 चीजों में से 5 नकली हैं। सिर्फ ये सफेद मोती का नस्वारदानी असली है। यह असली चीज है, और तो और यह उस समय की है जब बादशाही खत्म हो रही थी। तुम्हें ये कैसे पता चला? ये सामान बस ऐसे ही देखकर पहचान लिया। तुम्हें कैसे पता? ये चीजें मैंने बस नजर डाली और समझ गया। यार, पता नहीं था तुम इतने जानकार हो। समझ नहीं आ रहा तुम असल में किस फील्ड के हो? जानकार तो बिल्कुल नहीं कह सकता, बस इधर उधर से थोड़ा बहुत सीख लिया है। बस बुनियादी चीजें ही आती हैं। ये लकड़ी का डिब्बा हाथ में लेते ही इसकी सतह नम तो है पर चिपचिपी नहीं, छूने पर बहुत मुलायम और स्लीक लगता है। ये बेहतरीन सामग्री है। क्या आपको 200 रुपये उचित लगते हैं? अभी मैंने जल्दबाजी कर दी, सोचा न था इतनी कम उम्र के भाई को इतनी पैनी नजर होगी। वाकई असाधारण है। ठीक है, आप ही कीमत बताइए। ये चीज 800 से कम की नहीं है। ये कीमत बताती है कि इसमें मुनाफा नहीं है और भी गुंजाइश है, लेकिन कम दाम में मिलने के मुकाबले ये घाटे का सौदा है। ये लड़का वाकई माहिर है। चूंकि भाई साहब ने इतनी ईमानदारी से पेशकश की है तो मैं भी दिल की बात छुपाऊंगा नहीं। ऐसा करें, 1000 रुपये, मैं इसे खरीद लूं, कैसा रहेगा? 1000 रुपये इतने ज्यादा? ये छोटी पत्ती वाला रक्तचंदन, लेकिन ये बेहद दुर्लभ लकड़ी है, महंगा नहीं है। ठीक है, डील पक्की। गिन लीजिए। बाबूजी, ये पैसा संभाल कर रख लीजिए, घर जाकर बीबी की दवा और इलाज करवाना। हमारे पास पैसे आ गए हैं, चलो घर चलते हैं, अपनी मां की दवाई लेने चलते हैं। बाबूजी, मैं आपका बेटा नहीं हूं, आपने गलत पहचान लिया है। आपका घर कहाँ है? हम आपको वापस छोड़ आते हैं। चलो बेटा, चलते हैं, तुम्हारी माँ अभी भी घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलो दवा लेने चलते हैं। ये बुजुर्ग महाशय शायद भ्रमित हो गए हैं, अब किसी को भी पहचानते नहीं। ये बुजुर्ग व्यक्ति अपने साथ इतनी कीमती चीज रख सकते हैं, उनकी पहचान तो बिल्कुल खास है। मेरे ख्याल से पुलिस को बुला लेना चाहिए। अरे वाह ड्रैगन साहब, आप कैसे आ गए? दवा लेने जा रहा हूं। पापा, आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। बेटा, तुम मिल गए। तुम कौन हो? मैं आपको नहीं जानता। बेटा, चलो हम यहां से चलते हैं। अरे बाबूजी, आप सचमुच गलत पहचान रहे हैं, मैं सच में आपका बेटा नहीं हूं। तुम मेरे बेटे नहीं हो? तो मेरा बेटा कहाँ है? मुझे जल्दी से दवाई भी लेनी है। मेरी बूढ़ी घरवाली घर पर मेरा इंतजार कर रही है। पापा, मैं यही हूं। पापा, मैं हूं आपका लड़का छोटू। आप गौर से देखिए। छोटू, तुम सच में मेरे बेटे हो? बेटा, अब हमारे पास पैसे हैं, अब तुम्हारी माँ की दवाई खरीद सकते हैं। पापा, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? अभी बाजार में दादाजी ने एक लकड़ी का बक्सा बेचा था, मुझे डर था कि कहीं उन्हें कोई ठग न ले, इसलिए मैं उन्हें यहाँ ले आया। उसकी कीमत 1000 रुपये थी। ये तो हमारे पुश्तैनी संदल की लकड़ी का बना है। अरे बाप रे लॉन्ग मास्टर, ये तो बड़ी अजीब बात हो गई, अपनों से ही बिड़ गए, हमारे बुजुर्ग को नहीं पहचानते। सामान यहाँ है, कृपया स्वीकार करें। अरे मालिक, सौदा तो पूरा हो गया, फिर आप? ये तो ग्रीन बैम्बू गैंग का है। लॉन्ग मास्टर, मैं खरीदने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? ये तो उनकी पुश्तैनी चीज है, अगर मेरे 10 सिर भी होते तो भी काटने के लिए कम पड़ जाते। ग्रीन बैम्बू गैंग, हमने अभी देखा था कि बुजुर्ग को धक्का देकर गिरा दिया गया, हमने तो बस दया दिखाते हुए उसे उठाया, उसकी हालत देखकर तरस आ गया, इसलिए उसका सामान बेचने में मदद की।
हमारा कोई और इरादा नहीं था। अगर तुम 1000 रुपये में बेच सकते हो तो जाहिर है तुम्हें इसका पूरा ज्ञान है। मेरे पिता आप समझदार नहीं रहे। तुमने क्यों नहीं सोचा कि इसका फायदा उठाएं? एक सज्जन व्यक्ति धन से प्यार करता है, लेकिन उसे ईमानदारी से कमाता है। और बुजुर्ग महाशय ने यह काम अपनी बीमार पत्नी की दवा के लिए किया। मजबूरी में उन्हें यह सब बेचना पड़ा। इस तरह का पैसा कमाना, क्या मैं इंसान कहलाऊंगा? वाकई में असली मर्द है। आज तुमने मेरे पिता की जान बचाई, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भविष्य में अगर कभी कोई मुसीबत आए बस मुझे बता देना। 90 का दशक था, जब हालात अभी भी बहुत अस्त व्यस्त थे। ऐसे में अगर ग्रीन बैम्बू गैंग जैसी ताकत साथ दे तो फिर तो मेरा काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। लॉन्ग ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भैया, बड़ी मुसीबत आ गई है। आपके घर में बड़ी परेशानी हो गई है। साफ साफ बताओ क्या हुआ है? ठीक से समझाओ, क्या मामला है? तांग दाहू को पता चल गया कि आपने सगाई तोड़ दी है। वो आपके घर के बाहर लोगों को पूरा झुंड लेकर आया है और आपके माता पिता से 1 लाख रुपए मांग रहा है। नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को जला दूंगा। ये बदमाश। यान भाई, हमारा इंतजार करो। पापा, चलो घर चलते हैं। हाँ, घर चलते हैं, घर। बुजुर्ग को घर पहुंचा दो, बाकी लोगों को बुलाओ और मेरे साथ चलो। ठीक है। वो छोटा बदमाश चेन्यांग कहाँ छिप गया है? बिना कुछ कहे शादी तोड़ दी। मेरी बहन तांग दाहू को क्या समझता है? इस मामले में हमने चेन्यांग को खूब डांटा है। ये शादी टूट गई, हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। बूढ़े ने जब चाहा शादी करवा दी और अब जब चाहा तो सगाई तोड़ दी। क्या उन्हें लगता है कि हमारा टैंक परिवार इतना कमजोर है कि सब हमें दबोच सकते हैं? बेटा, कोई बात हो तो शांति से बताओ, हाथ नहीं उठाओ। अगर शादी करनी है तो ठीक है। चेन्यांग ने मेरी बहन को परेशान किया है। उन्हें 10 लाख रुपए देने होंगे माफी के तौर पर। क्या 10 लाख रुपए? हम इतने पैसे कहां से लाएंगे? इतनी बड़ी रकम है। पैसे नहीं है ना? इसे गिरने मत देना। हट जाओ बूढ़े बदमाश, प्लीज छोड़ दो। छोड़ो मुझे। क्या तुम्हें यकीन है मैं आग लगा दूंगा, तुम्हारे पूरे परिवार को जला दूंगा? तांग दाहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माता पिता को छूने की? तांग दाहू, तुम मेरे माँ बाप पर हाथ उठाने की कोशिश करते हो। प्यारी सी लड़की, मैं तो बस मार ही डालूंगा इन दो बूढ़ों को। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मरना चाहता है क्या? यांग भाई नाकाम रहे। वो शैंडी का आदमी है। हाँ, शैंडी अपने लोगों की खूब हिफाजत करता है। अगर उसे पता चला कि हमने उसके आदमी को छेड़ा है तो हमारी खैर नहीं। कमीने तुम मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करते हो। आ जाओ, अगर तुम्हारी हिम्मत है फिर से यहां मारो। मैं अपने दोस्त शैंडी को बुला लूंगा, वो तुम सबको कुचल कर रख देगा। तो आज मैं पहले तुम्हें खत्म करता हूं। प्यारी सी लड़की, तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत की। ठीक है, मैं शैंडी भाई को बुलाता हूं, तुम सबके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। कौन सा फालतू शैंडी भाई, चाहे खूंखार बाघ ही क्यों ना आ जाए, मुझे तो डर लगता ही नहीं। ओह सच में? अरे बाप रे शैंडी भाई, तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। बेकार की प्यारी सी चीज, चंद छोटे मोटे गुंडे भी संभाल नहीं पाए, तुमने मेरी इज्जत ही मिट्टी में मिला दी। ये प्यारी सी चीज ही तो संचिक भाई है। इसने धोखे से मुझ पर हमला किया। इसने अभी अभी आपको गाली भी दी थी। उनका कहना है आप तो बस एक घटिया मुर्गी हैं। वो आपकी कोई औकात नहीं समझते। अरे छोकरे, सोच लिया कैसे मरोगे? चेन्यांग, इस बार तो बड़ी मुसीबत मोल ले ली। जल्दी से सर जी से माफी मांगो। भैया, आप तो बड़े दिल वाले हैं। मेरी विनती है आप ऐसा बिल्कुल ना करें। मेरे बेटे की बातों पर ध्यान न दें। माँ, आप चिंता ना करें, वो मुझे एक बाल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अरे लड़के, एक बाल तो क्या, तुम्हारी पूरी जान ले लूंगा। तुम्हें टुकड़े टुकड़े भी कर दिया जाए। तुम लोगों में से किसी की हिम्मत एक शब्द कहने की नहीं। आज तुमने मेरे बालों का एक रोए भी छुआ तो लॉन्ग साहब तुम्हारे हाथ कटवा देंगे। कौन सा लॉन्ग साहब आए हो? हमारे शैंडी भाई के जूते पे पॉलिश करने लायक भी नहीं है। लॉन्ग ये कौन है? लॉन्ग ये हमारे किंगजू गैंग के बॉस हैं। तुम्हारी उनके सामने इतनी हिम्मत, क्या तुम मरना चाहते हो? शांजी गे, माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। मेरी ये कैसे संभव है कि तुम लॉन्ग मास्टर को जानते हो? ये छोटा सा प्यारा बच्चा कौन है? वो लॉन्ग मास्टर को कैसे जान सकता है?
वो तो साफ तौर पर दिखावा कर रहा है। वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। सही में शानजी भाई की समझदार हैं। तुमने कभी खुद को आईने में देखा भी है? तुम हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉन्ग साहब का नाम लेने की? तुम हो भी किस लायक? तुम सब लोग किंगजू गैंग के नाम का सहारा लेकर हर तरह के गुनाह करते हो। तुम और तुम भी। वक्त आने पर एक भी नहीं बच पाएगा। लॉन्ग मास्टर कितने बड़े आदमी हैं, तुम उन्हें ऐसे बुलाने लायक हो? यान भाई, लॉन्ग मास्टर जैसे बड़े लोग हमारी उनसे टक्कर नहीं ले सकते। प्यारी, अब तक तो समझ जाना चाहिए। तुम अभी इतने आकर रहे हो। क्या तुम हमारे पूरे परिवार को मार डालना चाहते हो? बस बड़ी बड़ी बातें करने वाले हो तुम। अब तक हिम्मत कर रहे हो बड़े आदमी का नाम लेकर डराने की। आज मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। मेरी जिंदगी नर्क बना दोगे? फिर देखते हैं। लॉन्ग ये ने कहा है, तुम लोग मरने की भी इजाजत नहीं हो। तुम क्या करने जा रहे हो? अब तक भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, इतनी हिम्मत दिखा रहे हो, मुझे धमकी दे रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, चेन यांग ने जो कहा वो सच है। लॉन्ग ये ने कहा था कि वो उसकी रक्षा करेंगे। उस पर यकीन करने से बेहतर है कि तुम ये मान लो कि मैं खुद लॉन्ग ये का बाप हूं। शान जी, दोबारा बोलो। तो किसका बाप है? लॉन्ग ये। लॉन्ग ये आ गया है। सुनो, तो कितना बड़ा कर रहा है। तू अपने आप को कौन समझता है? तू हिम्मत करता है सीधे हमारे बॉस का नाम लेने की? क्या तुझे यकीन है कि मैं तुझे खत्म नहीं कर दूंगा? तू मुझे घूर भी रहा है? क्या तुझे विश्वास नहीं होता? अभी मैं तेरी आंखें निकालकर फेंक दूंगा। छोटी सी नादान, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत, तुझे मार डालूंगा। तुम क्या कर रहे हो? सरगना, उसने तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं की, तुम्हें कुछ भी नहीं समझा। मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूं, उसे सबक सिखा रहा हूं। कब से? तुम शानजी की इतनी हिम्मत कि पूरी ग्रीन बैम्बू गैंग की तरफ से बोलो? मैं नहीं। बिल्कुल सही, हमारे भैया हैं ये ग्रीन बैम्बू गैंग के मुखिया। सिर्फ गैंग का प्रतिनिधित्व ही नहीं करते, यहां खुद ड्रैगन लॉर्ड मौजूद होते तो भी इनसे सम्मान से बात करते। सच में? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल सच कह रहा हूं। मैं तुमसे कहता हूं, ग्रीन बैम्बू गैंग की यह मौजूदा ताकत सिर्फ और सिर्फ माउंटेन चिकन भाई की वजह से है। वही है इस गैंग की असली बॉस। चुप रहो। क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो? कौन रोनिया? क्या मैंने कुछ गलत कहा? ये सब, क्या ये सब आप ही ने मुझे नहीं सिखाया? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? ड्रैगन साहब, ये सब मेरी गलती है। ड्रैगन साहब, मेरी जान बख्श दीजिए। ड्रैगन 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 साहब। महाशिलोंग, महाशिलोंग, मैंने गलती की। मैं आपकी महानता को पहचान न सका। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे माफ कर दो। अगर मैंने अपनी आंखों से न देखा होता, मुझे कभी पता नहीं चलता। तुम लोग रोजाना इसी तरह बदनाम करते हो गिंगजू गैंग की इज्जत। सब गलतफहमी है ड्रैगन साहब। ये सब इस लड़के की वजह से है। ये आपके नाम का इस्तेमाल करके बाहर लोगों को ठग रहा था। मैंने इसका विरोध किया, मैंने ही उसे सबक सिखाया है। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल सही। चेन्यांग तो बस एक छोटा सा प्यारा दोस्त है। उसने न सिर्फ मेरी बहन को परेशान किया, बल्कि अभी अभी उसने आपका भी अपमान किया था। नहीं नहीं ड्रैगन सर, ऐसा नहीं है। ड्रैगन सर, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। उसका यह इरादा नहीं था। बेटे की गलती पिता की ही होती है, सारी गलतियां मेरी ही हैं। लॉन्ग साहब, आप चाहे मारे या सजा दें, वो सब मुझ पर कीजिए। मेरे लड़के को बख्श दीजिए। चाचा चाची, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। भाई चेन मेरे महान उपकारक हैं, मैं आपको ऐसा करने नहीं दे सकता। इतनी बड़ी श्रद्धांजलि देना उचित नहीं। ड्रैगन मास्टर, कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं? आपके उपकारक कहाँ हैं? हाँ, ड्रैगन मास्टर। चेन यांग, वो तो बस एक कुछ नया सीखने वाला निकम्मा इंसान है। वो कैसे लायक हो सकता है आपका एहसानमंद बनने का? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लॉन्ग मास्टर, हमारा मतलब यह नहीं था। लॉन्ग मास्टर, आप तो बहुत बुद्धिमान और शक्तिशाली हैं, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। माफी मांगने की जरूरत तुम्हें मुझसे नहीं है। तुम्हें जिससे माफी चाहिए वो मैं नहीं हूं। ड्रैगन साहब, मेरी जान बख्श दीजिए। मैं नहीं था। ये सब इस कमीने तांग दाहू की करामात है। उसी ने मुझे गलत राह दिखाई, तभी तो मैं मिस्टर चेन को गलत समझ बैठा। संजीव भाई, आप तुम ऐसी बात कैसे कह सकती हो? ये तुमने ही कहा था इस मौके का फायदा उठाकर चेन परिवार से खूब पैसा ऐंठने की। तुम चुप रहो। बोलने से पहले ठीक से सोच लो, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार की खैर नहीं। हाँ हाँ, ठीक है।
गलती मेरी है, सारी गलती मेरी है। मिस्टर चेंग, जल्दी मिस्टर लॉन्ग से मेरी बात कराओ। ये सब एक बड़ा भ्रम है। तुम लोग अभी जोर शोर से कह रहे थे कि मेरी उंगलियां काट दोगे और धमकी दी कि मेरे पूरे परिवार को मार डालोगे। क्या ये सभी गलतफहमी है? अभी तो तुम लोग चाचा चेंग पर हाथ उठा रहे थे, अब दया की भीख मांगने की हिम्मत कर रहे हो। सारी गलती मेरी है। आप तो बड़े दिल वाले हैं, मुझे एक तुच्छ प्राणी समझिए, मुझे छोड़ दीजिए। अरे चेन भाई, चेन भाई, चेन भाई, चेन भाई, नहीं नहीं चेन साहब, मैंने बस एक पल की गलती की थी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मेरी बहन का ख्याल रखिएगा, 2 साल के रिश्ते का ख्याल करके कृपया मुझे छोड़ दो। कल नहीं, बिल्कुल नहीं, आज रात ही मैं अपनी बहन को यहां भेज दूंगा। बस मुझे माफ कर दो, एक पैसा दहेज नहीं लूंगा। दूर हो जाओ तान लीना जैसी औरत, तुम जिंदगी भर हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। चेन यांग, बस करो। सगाई तोड़ने के मामले में गलती तो हमारी ही है, अब और बवाल मत खड़ा करो। हाँ, जहां माफी मिले वहां समझौता कर लेना चाहिए, चूंकि उन्होंने गलती मान ली है। यह मामला अब खत्म हुआ। ठीक है, आज तुम्हें एक बार माफ कर देते हैं, अगर अगली बार भी हिम्मत की तो हर बार पिटाई पक्की है। नहीं नहीं, हमें डर लगता है, आगे कभी नहीं करेंगे, दफा हो जाओ। हम अभी सरपट भाग रहे हैं। आज आपकी मदद के लिए बहुत शुक्रिया लॉन्ग साहब, आगे अगर कभी जरूरत पड़ी। यार, इतनी औपचारिकता नहीं, आपने मेरे पिता की जान बचाई है, मैं बस यूं देखता नहीं रह सकता था अपने ही उपकारकर्ता का अपमान होते हुए। आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया लॉन्ग साहब, आज से बस मैं आपका हूं, अब मुझे ड्रैगन मास्टर नहीं बुलाना। अगर चेन भाई को कोई आपत्ति ना हो तो फिर मैं ड्रैगन मास्टर का दर्जा ले लेता हूं। अरे ड्रैगन भाई, पक्के दोस्त हो तुम, आगे कोई भी दिक्कत हो सीधे मुझसे कहना। चलो। यांग भाई, तुम तो जबरदस्त हो। अब वो लॉन्ग ये के साथ भाई जैसा व्यवहार करने लगा है। अब ड्रैगन साहब की छत्र छाया में हैं हम, पूरे जियांग शहर में धूम मचा सकते हैं। ड्रैगन साहब ने बस औपचारिकता निभाई, लेकिन ग्रीन बैम्बो गैंग आखिरकार सही रास्ता तो नहीं है। चेन यांग, तुम्हें आगे चलकर ठोस जमीन पर कदम रखने होंगे। चाचा चेन, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, चेन यांग भाई सब कुछ समझते हैं, वो गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे और जीवी उन पर नजर रखेगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अच्छी अच्छी चीजें टूट गई हैं, दोबारा खरीदने में फिर बड़ा खर्च आएगा। माँ, आप चिंता ना करें, यह मुझ पर छोड़ दीजिए। भैया, तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो? तांग परिवार की शादी की रकम अभी तक वापस नहीं की गई है, घर में फिर तांग दाहू ने तोड़ फोड़ कर दी है, अब पैसे बहुत कम बचे हैं, तुम्हें यहाँ कुछ कमाने के लिए लाया हूं। यहाँ आकर यहाँ पैसे कैसे कमाएंगे? बस मेरे साथ चलो, सही रास्ता यही है। सुनो, तुम लोगों से कहती हूँ, मालिक सोंग, अगर तुम्हें यह सही नहीं लग रहा तो मैं इसे लेकर किसी और के पास चली जाऊंगी। ठीक है, 1000 मैं खरीद लेती हूँ। अरे नहीं खरीद सकते, अरे यह नहीं खरीद सकते। क्या ये कल वाला छोटा भाई नहीं है? मैं चेन यांग हूं, ये दोनों मेरे भाई हैं, किन्हाओ और झाओ तेजो। तो वो भाई आज आया है, क्या सामान बेचने के लिए? आज आया है, वो बॉस से काम की बात करना चाहता है। मिस्टर सोंग, आप खरीदेंगे कि नहीं? नहीं खरीदेंगे तो मैं किसी और के पास चला जाऊंगा। खरीदूंगा, जरूर खरीदूंगा, आप थोड़ी देर रुकिए। छोटे भाई चेन यांग, तुम थोड़ी देर इंतजार करो, पहले मैं एक डील पक्की कर लूं। साहब, अगर आपने ये फूलदान खरीद लिया तो आपकी यह सुंदर सजी हुई कोठी सबकी हंसी का कारण बन जाएगी। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हैं आप? ये लड़का कहां से आ गया? यह मेरा और साहब सोम का सौदा है, इस तरह बीच में घुसना ठीक नहीं, लेकिन यह तो नियम तोड़ना है। नकली सामान को पुराना बताकर मुनाफा कमा रहे हो, नियम तोड़ने वाले तो शायद तुम हो। कैसी नकली? जवाब दो लड़के, पर सबूत तो दिखाने होंगे। तुम झूठ बोलने की हिम्मत करते हो? ध्यान रखो, गड़बड़ करोगे तो पुलिस बुला लूंगी। इस बोतल के तले पर राज की भट्टी का निशान है, इसकी चमक हल्की नीली झलक देती है। यह नीले सफेद रंग और डॉसाई रंगाई दोनों ही बिल्कुल सही हैं। यह तो स्पष्ट रूप से एक दुर्लभ कलाकृति है। श्री सोंग ही असली पार्की है, कुछ लोगों की तरह नहीं जो बिना सोचे समझे गलत फैसला करते हैं। ये सब बकवास है। बॉस, इस डोकाई वेस्ट के सोने के रंग को देखिए, क्या आपको समस्या नजर नहीं आ रही? क्यों लोग सम्राट के शासनकाल में ही शाही भट्टी ने डोकाई मिट्टी के बर्तनों में सोने की रेखाओं का काम शुरू कर दिया था। पुरावस्तुओं की दुनिया में यह एक आम जानकारी है, हर छोटा बच्चा भी जानता है। तुम्हारी यहां बोलने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, ये कियानलोंग कार का डोकाई पॉटरी है, इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसमें सोने की चमक होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कियानलोंग का समय आज से सैकड़ों साल पहले का है। इस डोकाई फूलदान पर की गई सोने की चमक अभी भी इतनी चमकदार है, क्या आपको इसमें कुछ संदेह नहीं होता? यह क्या मामला है? यह एक शाही भट्टी की बनी डोकाई शैली की फूलदान है, इतने साल महल में रही, इस पर एक खरोंच तक नहीं है। आपको लगता है यह संभव है? अरे बाप रे, चेन यांग मेरे भाई,
सच में एक वाक्य में सारी बात कह दी। ये बात तो मेरी आंखें खोल देने वाली है। हम पुरानी कलाकृतियों के कारोबार में हैं। एक गलती पर ध्यान देना बेहतर है बजाय 100 सही बातों को देखने के। क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ और है? क्या तुम्हारी मदद के लिए मैं पुलिस को बुलाऊं? मालिक सोंग, ये चीज भले ही नकली है, लेकिन ये हुनर तो सच में बेहतरीन है। नहीं तो आधी कीमत पर दे दूं। 5 ले लूंगा। 500 में कैसा रहेगा? हम हमारी शैंगलैंड स्टूडियो में आप जैसे मेहमानों का स्वागत नहीं है। अलविदा, विदा लीजिए। भाई चेन्यांग, आइए बैठिए। आज भाई चेन्यांग की वजह से मेरी मदद हुई, नहीं तो मुझे बहुत नुकसान हो जाता। मालिक, ये तो छोटी सी बात है। हाँ, ठीक कहा। आपने अभी कहा था कि मेरे साथ साझेदारी करना चाहते हैं। पता नहीं, बात यह है कि मैं अपने 2 भाइयों के साथ पुराने सामान और एंटीक चीजें खरीदने जा रहा हूं। जो भी सामान हम लाएंगे उसे आपकी इस शियांगलैंड गैलरी में बिक्री के लिए रखेंगे। मुनाफा होगा तो आधा आधा बांट लेंगे। आपकी क्या राय है? भाई, मुझे आपकी पहचान पर पूरा भरोसा है। कोई बात नहीं, तो फिर साथ काम करके खुशी रहेगी। पुराना सामान लेते हैं। पुराना सामान लेते हैं। यान भाई, हम 2 दिन से यहां आवाज लगा रहे हैं, कुछ भी नहीं मिला। हाँ यान भाई, क्या हम इस तरह से सच में पैसे कमा पाएंगे? मैं तुम लोगों से कहता हूं, हमारे इस काम में धैर्य की जरूरत होती है। धीरे धीरे ढूंढते रहो। जैसा कहावत है, 3 साल तक कोई बिक्री ना हो, लेकिन एक बार बिक्री हो जाए तो 3 साल का खर्च निकल आए। 3 साल, ये तो बहुत ज्यादा है। हे, क्या आप कबाड़ खरीदते हैं? यह मेरी लकड़ी और गाड़ी दोनों है। तुम लोग कितना दे सकते हो? बड़े भाई साहब, हम कबाड़ वाले नहीं हैं। हम पुराना सामान खरीदते हैं। क्या दोनों एक जैसे नहीं है? मेरी यह बहुत अच्छी लकड़ी है। क्या 10 रुपये चलेंगे? अरे बाबू, ये लकड़ी का तख्ता हमें। अच्छा, ठीक है, बस 10 रुपये। बस 10 रुपये। मिंग राजवंश की होने वाली लकड़ी है। एक ही तख्ता, एक ही लट्ठा। ये तो सचमुच बेहतरीन चीज है। 10 रुपये। यान भाई, ये लकड़ी तो टूटी फूटी और गंदी है। इसकी कीमत 2 रुपये से ज्यादा नहीं हो सकती। 10 रुपये तो बहुत ज्यादा है। मेरी बात मानो, पैसे दे दो। यान भाई, मेरे पास सिर्फ 3.5 रुपये हैं। मेरे पास तो केवल 3 रुपये हैं। लोहे, तिजू, तुम्हारे पास कितने हैं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बाबूजी, 6 रुपये 50 पैसे में ठीक है। 10 रुपये भी पूरे नहीं जुटा पा रहे और कहते हो कि तुम लोग बिक्री वाले हो। छोड़ो भी, चलो ठीक है। ठीक है, 6.50 ही सही। असल में सोचा था इसे फाड़ दूंगा, जलावन की लकड़ी बना लूंगा, लेकिन सोचा न था कि 3 बेवकूफ मिल जाएंगे और इतने पैसे भी कमा लिए। यान भाई हमें बेवकूफ कह रहे थे। आखिर में असली बेवकूफ कौन होगा, यह अभी तय नहीं हुआ है। मालिक सोंग। अरे भाई चेन्यांग, आज फिर कुछ खास हाथ लगा? इसमें अच्छी कौन सी बात है? आइए बैठिए। क्या ये कोई अच्छी चीज है? मालिक सोंग, आप ही देख लीजिए। ये है। ये तो भाई चेन्यांग, दाम बताइए। हम आपस में कौन पराए हैं? बस 2,000 रुपये। 2,000। यान भाई, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये घटिया लकड़ी 2,000 रुपये की कैसे हो सकती है? इसे कौन खरीदेगा? ये लकड़ी तो गंदी और बेकार है। 20 रुपये में बिक सकता है। मुझे लगा था यही अधिकतम मिलेगा, पर ये 2,000। क्या ये ज्यादती नहीं है? भाई चेन यान सीधा साधा इंसान है। ठीक है, 2,000 ही सही। क्या सच में 2,000 रुपये? मालिक सोंग, आप ध्यान से देखिए। ये लकड़ी है, सोना नहीं है। ये पीमा हुई तकनीक है, सोने से भी कीमती है। ये पीमा हुई तकनीक है, सोने से भी ज्यादा मूल्यवान है। मैंने सिर्फ पीमा डाइशियाओ के बारे में सुना है। पीमा हुई का क्या मतलब है? पहले चूने के पाउडर को बारीक पीसा जाता है, फिर उसे पानी में घोलकर छाना जाता है। यह प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है, जब तक चूने के मिश्रण का हल्का हिस्सा नीचे बैठ नहीं जाता। इसके बाद उसमें सुअर का खून और ताड़ का तेल मिलाया जाता है, जिससे एक लेप तैयार होता है। इस लेप को दीवार पर बार बार लगाया जाता है। दरअसल इस बीच की प्रक्रिया में फिर उस पत्थर को बारीक धागों में अलग करना होता है। उसे पुट्टी के साथ मिलाकर बार बार लगाया जाता है। आखिरकार ये पीमा हुई तकनीक बनती है। भला किसके पास इतना फुर्सत है ऐसा बेकार का काम करने का? इसका आखिर फायदा क्या है? बस यही एक तरीका है, तभी लकड़ी को सही तरह से संभाला जा सकता है। वो सैकड़ों साल तक अपना आकार नहीं बदलती।
और नहीं इसमें नमी या दीमक लगती है। अगर उस पर अच्छी किस्म की लकड़ी भी मिल जाए और बेहतरीन नक्काशी वाली हो तो उसकी कीमत सोने जैसी होती है। बेशकीमती। वाह, इतनी महंगी। तो हमें तो बड़ा फायदा हुआ। भाई चेन्यांग, गिन लो। मालिक सोंग की ईमानदारी पर मुझे भरोसा है। आगे चलकर हमें और भी साथ काम करना है। लो, ये तुम दोनों का हिस्सा है। मैं 3 दिन के लिए गांव जा रहा हूं। बस 500 रुपये कमाए हैं। कवर बेचना इतना फायदेमंद है क्या? यान भाई, आप तो जबरदस्त हैं। आज से आपकी हर बात मानूंगा। भाई, अब कभी आपको तंग नहीं करूंगा। ये तो हमारी पहली सीढ़ी पर है। आगे चलकर मैं 2000 कमाऊंगा। 1000 लाख गुना ज्यादा। यह नहीं हो सकता। उसने तो अभी कुछ दिन पहले ही सगाई तोड़ी है और अब तुमसे रिश्ता चाहता है। ये तो साफ साफ तुम्हारे साथ खिलवाड़ है। तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। पापा, चेन यांग ऐसा इंसान नहीं है। उसके इरादे मेरे प्रति सच्चे हैं। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। चेन यांग तो एक बेरोजगार मजदूर है। उसकी अपनी जिंदगी भी मुश्किल से चलती है। दिन भर आवारागर्दी करता रहता है। वो तुम्हारे लायक कैसे हो सकता है? मैं। आंटी, अंकल, आप भी यहाँ हैं। मुझे पता भी नहीं था कि आप दोनों यहाँ हैं। आपको क्या पसंद है? बस कुछ सामान ले आया हूँ। पता नहीं था कि आप दोनों को क्या चीज पसंद है, तो कुछ भी उठा लाया। कृपया नाराज ना हो। यह मत सोचना कि इस तरकीब से हम मान जाएंगे। तुम और जिवेई का मामला। फैंग, मुझे पता है। मैंने अभी सगाई तोड़ी है। अभी कोई ठीक नौकरी भी नहीं है। तुम लोग मेरे जिवेई से रिश्ता मंजूर नहीं करते। ये भी स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी कृपया मुझे एक मौका दो। मैं तुम्हें जरूर साबित करके दिखाऊंगा। मैं जेडवी को खुश रखूंगा। तुम कैसे साबित करोगे? बस इन्हीं चीजों के दम पर। तुम्हारे घर की हालत ठीक ठाक ही है। अभी तो तांग परिवार को बड़ी रकम दहेज में दी है। तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए ये सब खरीदने के लिए? ये तो काफी पैसों का मामला है। इसकी कीमत कम नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं? अंकल फैंग फैंग, आप लोग गलत न समझें। मैं हाल ही में पुराना सामान खरीद रहा हूँ। कुछ पैसे कमा लिए। ये सारी चीजें। उसकी पृष्ठभूमि बिल्कुल साफ सुथरी है। माँ पापा के सामने चेन यांग बहुत काबिल है। कुछ दिन पहले उसने उस पुराने सामान के बाजार में एक प्राचीन लकड़ी का बक्सा देखा और तुरंत उसे 1000 रुपये में बेच दिया। यह एक पुरानी चीज थी। तुम्हें पुरानी वस्तुओं की भी समझ है? सच कहूं तो जो भी पुरानी चीज हो, मैं उसे पहचानने में माहिर हूं। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। अच्छा, ठीक है, चलते हैं। इस पेंटिंग को आप देखिए। हाल ही में प्रांतीय संग्रहालय से चोरी हुई थी। एक प्राचीन पेंटिंग गायब हो गई थी। हमने काफी मेहनत के बाद संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया। उसके पास से एक प्राचीन पेंटिंग बरामद हुई, लेकिन विशेषज्ञों की जांच में संदिग्ध किसी भी हाल में सच उगलने को तैयार नहीं है। गिरफ्तारी की समय सीमा अब सिर्फ 3 घंटे बाकी है। अगर फिर भी नहीं मिला तो हमें उसे छोड़ना होगा। ये पेंटिंग गोल्डन आंगू लकड़ी की है। यह निश्चित रूप से असली कृति है। अगर तुम लोग इसे पहचान नहीं पा रहे तो इसकी वजह ये पेंटिंग खुद है। ये तो एक तस्वीर के अंदर की तस्वीर है। चेन यांग, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। टीम लीडर जू, अंकल फैंग, आप लोग ये क्या कर रहे हो? टीम लीडर जू, अंकल फैंग, आप लोग ये क्या कर रहे हो? संदिग्ध व्यक्ति के बयान के मुताबिक उसका एक और साथी भी है। तुमने उस पुराने चित्र की समस्या एक नजर में पहचान ली और अचानक खूब पैसा कमा लिया। बहुत संदेहजनक लगता है। अब तुम जो भी बोलोगे वो अदालत में सबूत बन जाएगा। सच बोलो तो सजा कम मिलेगी। अंकल फैंग, मैं पुरानी चीजें बेचता हूँ। यह एक कानूनी धंधा है। इसे सच्चाई बताना कैसे कह सकते हैं? इसके अलावा अगर मैं उनका साथी होता तो मैं तुम्हें यह बात क्यों बताता? इस पेंटिंग में कुछ गड़बड़ है। ये बात उसी ने कही थी। उसकी बात में कुछ सच्चाई तो है। पुरानी चीजों की तस्करी करना भी तो गैरकानूनी है। तुम्हें साफ साफ बता देना चाहिए। अंकल फैंग, ये पुरानी वस्तु निवेश के लिए अच्छी है। इसे बेचा और संग्रह किया जा सकता है। अगर तुम इस तरह से गिनोगे तो पुरानी वस्तुओं की मार्केट में हर कोई क्या गिरफ्तार नहीं हो जाएगा? पुरानी वस्तु और ऐतिहासिक धरोहर अलग हैं। ये सब हमारे पूर्वजों की विरासत है। इनमें क्या अंतर है? मौजूदा कानून के मुताबिक 1911 को आधार वर्ष माना जाएगा। उससे पहले की हर चीज पुरानी मानी जाएगी। जबकि ऐतिहासिक अवशेषों की कोई समय सीमा नहीं होती। समाज पर इनका कुछ प्रभाव जरूर होता है। ये सभी ऐतिहासिक कलाकृतियां हैं और इन कलाकृतियों में सम्मिलित हैं विभिन्न ऐतिहासिक कालखंडों की सांस्कृतिक विरासत से परिपूर्ण वस्तुएं, जो प्रत्येक युग की झलक दिखाती हैं उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्वरूप की। परंतु पुरानी वस्तुएं इससे भिन्न हैं। उनकी प्रकृति अलग होती है। हर चीज की अपनी सांस्कृतिक गहराई नहीं होती। इसमें इतने सारे पहलू छिपे हैं और उलझाव भरे हुए हैं। उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम उम्र में आपको पुरानी वस्तुओं और कलाकृतियों की इतनी समझ होगी। क्या आपके पास कोई तरीका है इस पुरानी पेंटिंग को अलग करने का? कैप्टन जू, मैं अभी भी यही हूं। अरे छोटू, तुम भी ज्यादा न सोचो। ये पुरावशेष
सिर्फ दुर्लभ ही नहीं बल्कि अनमोल भी है। इस प्रांत में तो इन्हें बहुत महत्व दिया जाता है, इसलिए सावधानी बरतनी जरूरी है। अंकल, हम सब अपने ही लोग हैं, मैं इतना संकीर्ण मन वाला नहीं हूं। आखिर आप हैं कौन? मेरे होने वाले ससुर। इस प्राचीन पेंटिंग को सजाने का तरीका बेहद उम्दा है। हमारे पास मौजूद संसाधनों से पूरी तरह से बम को निष्क्रिय करने के लिए मेरे पास सिर्फ 70% ही सफलता की संभावना है। अब बंधकों को छोड़ने की डेडलाइन 2 घंटे से भी कम समय बचा है। अभी विशेषज्ञ की सहायता के लिए अनुरोध करने पर बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। तुम पूरी तरह निडर होकर काम करो। चाचा तुम पर भरोसा करते हैं। ससुर जी के लिए ये कहना जान लगा दूंगा। ठीक है कैप्टन जो, कृपया मेरे लिए तैयार करने में मदद करें। साफ पानी के दस्ताने और कटी चाकू। ठीक है। जंगली अनाज। आइए। ठीक है। मेहनत करने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं अंकल फैंग, आपकी मदद कर पाना कितनी भी मेहनत हो सार्थक है। ये तो अद्भुत है ये लियांग। सोचा नहीं था कि वाकई एक प्राचीन पेंटिंग होगी। अब मैं देखता हूँ वो और क्या बहाना बनाएगा। अरे चेन्यांग, चूंकि तुम्हें पेंटिंग की समझ है तो हमारी एक और मदद करो, ताकि बाद में पूछताछ के दौरान संदिग्ध हमें बेवकूफ न बना सके। ये पेंटिंग झेंग बानकियाओ की है। बांस, पत्थर और सुंदर ऑर्किड। ये पेंटिंग सोने की धूल वाले कागज पर बनी है। रंग पीले में हल्का लाल झलक है, जो समय के साथ नहीं बदलता। उसके दस्तखत को देखो और पेंटिंग की शैली से देखे तो यह निश्चित रूप से असली कृति है। अगर तुम ऐसा कहते हो, इस पेंटिंग की कीमत कितनी होगी? अगर मौजूदा बाजार भाव देखे तो 10 लाख में बिकना तय है। 10 लाख? समुद्र, हमें तुरंत संदिग्ध व्यक्ति की पूछताछ करनी चाहिए। चेन्यांग, अगर तुम में ये काबिलियत है तो तैयार हो हमारी पुलिस टीम के लिए विशेषज्ञ सलाहकार बनकर आइए। अरे मैं पिछले कुछ सालों में पुरातन वस्तुओं की तस्करी के मामले बहुत बढ़ गए हैं। ऊपर से इस पर काफी गंभीरता है, लेकिन हमारे प्रांत में विशेषज्ञ बहुत कम हैं। आपके शामिल होने से हमारी टीम को वाकई बहुत मजबूती मिल गई है। यह वेतन भाग हालांकि ज्यादा नहीं है, लेकिन यह एक सम्मान भी है। देश की सेवा करने का मौका। आप इस पर विचार कीजिए। तनख्वाह की बात छोड़ो, लोगों की सेवा कर पाना मेरा सौभाग्य है। बहुत अच्छे समंदर, तुम्हारा ये दामाद सच्चे दिल का है। जल्दी ही अच्छी खबर सुनाऊंगा। मेरी शादी में जरूर शामिल होना। अरे ऐसी कौन सी बात हुई? फिर कभी घर पर खाने आना। तुम्हारे लिए कुछ अच्छे पकवान बनाऊंगी जरूर। आज तो बहुत बदकिस्मती रही। इस पूरी गाड़ी में कुछ खास अच्छा नहीं है। भोला लड़का, इतनी आसानी से तो सौदा नहीं मिलता। हर दिन इतनी किस्मत वाला होता है। इसके अलावा हमारी यह पूरी गाड़ी की कीमत भी 10-20 रुपये ही होगी। बस 10-20 रुपये? इतने में तो पेट्रोल का खर्च भी नहीं निकलेगा। अरे यह नालायक लड़का, अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं, अब तो कुछ रुपये भी नजर नहीं आते। हमारे इस काम में सबसे जरूरी बात यह है कि धैर्य बनाए रखो। समझ गया यान भाई। चलो चलते हैं। चलो। अरे होजी, आवाज सुनकर लगा जैसे तुम ही हो। चचेरी बहन। यान भाई, ये मेरी चचेरी बहन है। ये सब तुम्हारे दोस्त हैं क्या? अरे चलो फिर चलते हैं। मेरे घर चलो, थोड़ा तरबूज खा लेंगे। चलो निकलते हैं। धन्यवाद दीदी। हाउ जी, आज तुम यहाँ कैसे आ गए? हमारे गांव में? चचेरी बहन, मैं हाल ही में यांग भैया के साथ पुराना सामान बटोर रहा हूँ। फिर तुम्हें गांव में हमारा प्रचार करना होगा। पुराना सामान बेचना हो तो हमें ढूंढना। पुराना सामान खरीदते हैं। अरे वो मैंने अभी एक ढेर सामान निकाला है। अगर तुम्हें पसंद आए सब ले जाना। दीदी, हम तो बस कीमती चीजें ही लेते हैं, ये बेकार सामान हम नहीं लेंगे। अरे हम थोड़ी देर में दीदी का सामान उठा लेंगे। दीदी हमें तरबूज खिलाएंगी, हम भी कुछ मदद कर देंगे। ठीक है यांग भाई, जैसा तुम कहो। आओ थोड़ा तरबूज और खा लो। धन्यवाद दीदी। दीदी, तुम हर चीज यहाँ क्यों फेंक रहे हो?
ये चूल्हा तो कोयले जैसा हो गया है। अरे रुको जरा। क्या हुआ यांग भाई? क्या बात है? धूपदान का मुंह चौड़ा, गर्दन छोटी और पतली है। इसका पेट चपटा और गोल है। मुंह के किनारे पर पुल के आकार के हैंडल लगे हैं। नीचे 3 नुकीले पैर हैं। पूरा बर्तन शाहबलूत रंग के पैटिना से ढका है। इसकी बनावट प्राचीन और मजबूत है। यह मिंग राजवंश के जुआनदे काल का है। जुआनदे धूपदान की कुल संख्या सिर्फ 3000 से थोड़े ज्यादा ही बचे हैं, जो आगे चलकर बहुत कम रह गए। यहां तक कि छिंग राजवंश के शाही परिवार ने भी इनकी नकल बनाने का आदेश दिया था। असली वस्तु तो और भी बेशकीमती है। क्या हुआ यांग भाई? क्या ये चीज कोई खजाना है? ये भट्टी वाकई एक खजाना है। अरे दीदी, ये चीज मैं ले लेती हूँ। आप कीमत बताइए। अरे यह वही है जो आपके जीजाजी ने सब्जी की कोठरी से निकाला था। बेकार है, पसंद है तो रख लो, पैसे नहीं लगेंगे। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? वो देखो। ऐसा करो, मेरे पास इस वक्त ठीक 500 हैं। पहले तुम रख लो, फिर जब सामान बिक जाएगा तुम्हें 20% हिस्सा दूंगा। कैसा रहेगा? ये फूटा पुराना चूल्हा, इसमें 500 की क्या कीमत है? मैं तुम्हारे पैसे नहीं ले सकती, मुझे नहीं चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। दीदी, ये सच में बहुत कीमती चीज है। इसकी कीमत 500 से कहीं ज्यादा है। अरे दीदी, बस आप इसे रख लीजिए। भैया ने कहा है कि यह बहुत मूल्यवान है। ये तो बेशकीमती है। अरे ऐसी बात है, तो फिर मैं ये पैसा रख लेता हूं। इस चूल्हे के तुम जो भी दाम वसूलो वो तुम्हारी अपनी काबिलियत है। तुम्हें मुझे हिस्सा देने की जरूरत नहीं। या फिर इन आम लोगों का। कितना सीधा साधा इंसान है। मालिक सोंग। अरे भाई चेन यांग, तुम हो ना? फिर कुछ ढूंढ लिया है क्या? क्या खास चीज मिली है? बिल्कुल नई चीज। ऐसी चीज तुमने कभी नहीं देखी होगी। अरे ये तो तुम्हें दिखानी ही पड़ेगी। कहते हैं यह एक बहुत कीमती चीज है। यकीनन यह बहुत दुर्लभ है। आप गौर से देखिए। मैं दरवाजा बंद करो, जल्दी करो, दरवाजा बंद कर दो। ये तो बहुत बढ़िया चीज है। ये सच में बहुत बढ़िया चीज है। ये वास्तव में हमारे देश का पहला ऐसा। ये बर्तन तांबे से बना है, और वो भी विदेशी तांबे से। ये तो एक प्रमाणित सभ्यता की निशानी है। इतना खास है। बिल्कुल सही। उस समय जब इसे ढाला गया था तब भी यह बहुत दुर्लभ था। आज जो कुछ बच पाया है वो भी बहुत कम है। चूंकि मिस्टर सोंग को यह इतना पसंद है तो जल्दी कीमत बताइए। भाई चेन्यांग, आप देखिए, हमारा ताल्लुक काफी समय से है। सीधी बात करते हैं। 5000 रुपये कैसे रहेंगे? 5000? इतना ज्यादा? मालिक सोंग, आप इस चीज के 5000 दे रहे हैं? ये कीमत तो ईमानदारी वाली नहीं लगती। तो फिर 10,000। 10,000? यांग भाई, 10,000। 10,000 रुपये। कहा जाता है कि यह जुबान भट्टी बनाते समय पीतल का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही इसमें भारी मात्रा में सोना, चांदी जैसी कीमती धातुएं मिलाई गई, इसलिए केवल 3,000 से थोड़े ही सफलतापूर्वक ढाले जा सके। आज बाजार में जो चल रहा है 2 अंकों से कम है। आपकी ये 10,000 रुपये की रकम शायद सिर्फ एक चूल्हे का कोना ही खरीद पाएगी। सचमुच कुछ भी चिन भाई से छिपा नहीं रहता। तो ठीक है, मैं एक शून्य बढ़ा देता हूं। एक शून्य जोड़ दो, फिर वो 1,00,000 रुपये हो जाएगी। 1,00,000 रुपये? वाह भाई चेंग, पूरी एंटीक सड़क पर नजर डालो। मेरे दाम से ज्यादा कोई नहीं देगा। मालिक सोंग बड़े ईमानदार इंसान हैं। तो ठीक है, 1,00,000। तुम दोनों ये चोरी छिपे चोरी कर रहे हो क्या? यांग भाई, ये तो 1,00,000 रुपये है। थोड़ा सावधान रहना चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल। अरे सोंग जो हुआ, क्या आज तुम जीवी की क्लास में नहीं हो? चेन्यांग, तुम यहां हो, बढ़िया। जीवी को कुछ हो गया है क्या? बस इतना ही? अभी क्या हाल है? बस एक मरीज के रिश्तेदार हैं, जिद कर रहे हैं कि हमारे फार्मेसी के कर्मचारी ने गलत दवा दे दी और दुर्भाग्य से जीवी फंस गई। वो आखिरी दवाई लेने वाली व्यक्ति थी। उन्होंने उसे ही पकड़ लिया और छोड़ा नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जीवी आमतौर पर काम में बहुत ईमानदार और जिम्मेदार है। वो इस तरह की बुनियादी गलती नहीं कर सकती। हाँ सच है, लेकिन परिवार वाले अब उसी पर आरोप लगा रहे हैं और अभी भी अस्पताल में तमाशा कर रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन के पास भी कोई रास्ता नहीं है। अभी सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह से लगाए भी नहीं गए हैं। जियांगचेंग जैसे छोटे अस्पताल में
निश्चित रूप से नहीं होगा। अस्पताल प्रबंधन मामले को रफा दफा करने के लिए निश्चित रूप से जिवे को ही दोषी ठहराएगा, ताकि हाउडी का बचाव हो सके। तुम लोहे को साथ ले जाओ, अस्पताल में जाकर पूछताछ करो, देखो कोई गवाह मिलता है क्या। डायरेक्टर जांग, आज तुम्हारे अस्पताल को मुझे जरूर देना होगा एक ठोस जवाब। अगर मैंने समय रहते न देखा होता, मेरी माँ ने ये खा लिया, अभी तो कुछ पता ही नहीं चला। हाँ, ये हमारे काम में चूक हो गई है, मैं यहाँ आपसे माफी मांगता हूँ। बस माफी मांगने से काम चल जाएगा? आज अगर तुम लोगों ने मुझे एक संतोषजनक जवाब नहीं दिया, मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। छोटी फेंग, जल्दी से उनसे माफी मांग लो। डायरेक्टर। उस समय विंडो पर काफी भीड़ थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने गलती से ले लिया हो। आपका ये क्या मतलब है? क्या हम पागल हैं? खुद ही बिना सोचे समझे दवा ले ली। ये दवाई तुम्हारी नर्सों ने ही दी थी, वो खुद गलती करके पछताती भी नहीं, और अब दोष हमारे परिवार वालों पर मर रही है। क्या तुम्हारी जैसी नर्स भी होती है? साथी फांग भी ऐसी ही है, अभी हाल ही में काम शुरू किया है, जवानी में समझ नहीं थी। आप ही सहन कर लीजिए, गलती करके मानने को तैयार नहीं। आज आपके अस्पताल में इसे नौकरी से निकालना होगा, नहीं तो हम आप पर केस करेंगे। यह महिला सचमुच शर्मिंदा है। मेरी बेटी अभी अनुभवहीन है, मैं यही हूं। उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। माँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। चुप रहो, ये सब बातें मैं तो इन्हें सुन सुनकर थक गया हूं। सिर्फ बातें करने से क्या फायदा? ऐसा करो, आप इस मामले को कैसे सुलझाना चाहते हैं? आप ही बताइए, आप तो समझदार इंसान लगते हैं। आपकी बेटी का काम करने का तरीका लापरवाह है, उसका रवैया बहुत खराब है। अगर कोई और होता तो मैं उसे छोड़ता नहीं। क्या मुझे वापस जाना है? आज तुम लोग अस्पताल में हो, जो भी खर्चा हुआ है उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। कैसा रहेगा? एक दिन के इलाज का खर्च काफी नहीं होगा। कौन जानता है, मेरे बुजुर्ग को और कुछ तो नहीं हुआ, इस सब का असर तो रहेगा ही। तो तुम्हारी नजर में कितना सही रहेगा? कम से कम इतना तो चाहिए ही। 500। 500 में क्या होगा? 5000। ये तो साफ साफ ब्लैकमेलिंग है। जहां चाहो शिकायत कर लो। बात संक्षेप में यह है कि यह पैसा मैं तुम्हें नहीं दूंगी। माँ, चलो हम यहां से चलते हैं। जीवेई, ये बेवकूफी मत करो, अभी मैं जाकर तुम पर केस करती हूँ। बस ये कहूंगी कि अफसर की बेटी नौकरी में भाई भतीजावाद का फायदा उठाती है और अपने कर्तव्यों की अनदेखी करती है। जान ले ली किसी की। दीदी, बातचीत से हर मसला सुलझ सकता है, गुस्सा न होइए। तुम हो कौन? मैं तो आया हूं आपकी मदद करने, इस समस्या को सुलझाने के लिए। तुम समस्या सुलझा सकते हो? मैं नहीं, पर पैसे तो कर सकते हैं। चेन्यांग भैया, आप यहाँ कैसे? तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ हूं। अगर गलती हमारी है तो 5000 की तो बात ही छोड़ो, 50,000 भी तुरंत लौटा दूंगा। चेन्यांग, क्या बकवास कर रहे हो? बेकार की बातें मत करो। हाँ बिल्कुल, यह कोई छोटी रकम नहीं है, मेरा विश्वास करो। चेन्यांग, तुम बेवजह दिखावा मत करो। वो 5000 रुपये थे, अगर आधी जिंदगी काम भी कर लो तो भी इतना जमा कर पाना मुश्किल है। चेन्यांग भाई, यह मेरा अपना मामला है, इसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं। मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डाल सकता। जीवी, तुम्हारा मामला मेरा मामला है, मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा। छोकरे, तुम नायक बनकर खूबसूरत लड़की को बचाना चाहते हो, है ना? ठीक है, मामला अभी 5000 रुपये निकालकर मुझे दिखाओ। इसी वक्त कि मेरे पास ये ताकत है या नहीं। तुम चेन्यांग, क्या तुमने बैंक लूट लिया? व्यापार से कमाए हैं, बैंक में जमा करने वाले थे, उन्हें जाने का भी मौका नहीं मिला। प्यारे, चाहे सोना ही क्यों न बिनो, इतना तो कमा नहीं सकते। ये तो हमारे हॉस्पिटल की 3-5 साल की कमाई है। हाँ चेन्यांग भैया, कहीं फिर से किसी मौके से तो नहीं कमा लिया? तुम्हें क्या अनमोल चीज मिल गई है? बाद में विस्तार से बताता हूं। क्या इतना काफी है? बहुत है, बिल्कुल काफी है। अगर तुम पहले ही इतने उदार होते तो इतनी परेशानी नहीं होती। अरे, पैसे लेने की सोच रहे हो? पहले बात साफ करो। अच्छा, समझ गया, पैसे लेने के बाद मैं अपना मुंह बंद रखूंगा तो ये बात खत्म हुई। नहीं, तुम गलत हो। तुम्हारा क्या मतलब है? पैसे नहीं देना चाहते क्या? अगर हमारी जिवेई ने कोई गलती की है तो 5000 की तो बात ही छोड़िए, ये 50,000 आप सीधे ले जाइए, मैं पलक भी नहीं चिपकाऊंगी। लेकिन अगर हमारी जिवेई बेकसूर है तो मैं एक पैसा भी नहीं दूंगी, बल्कि उसे जेल की सलाखों के पीछे सड़ने दूंगी। भैया चेन्यांग, यार तुम्हारा मतलब क्या है? उसने गलत दवा पकड़ ली, सब लोगों ने देखा है। तुम्हारा कहने का मतलब है, क्या मैं जानबूझकर उस पर झूठा आरोप लगा रहा हूं? कौन सही है और कौन गलत, तुम्हारा कहना मायने नहीं रखता, मेरी बात का कोई असर नहीं होता। फिर किसकी सुनते हैं? सीसीटीवी।
सीसीटीवी क्या चीज है? मैं तुम्हें मुफ्त में समझाता हूं। यह एक नई तकनीक है। यह आसपास होने वाली हर बात को साफ साफ रिकॉर्ड कर लेती है। ये तो बिल्कुल वीडियो टेप जैसा है। तुम हर बार यही कहते रहते हो, हमारी जेडबी ने गलत दवा ले ली। तो चलो सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, तभी पता चलेगा क्या उससे गलती हुई है या नहीं। कौन जानता है तुम जो कह रहे हो वो सच है या झूठ? डॉक्टर, हमारा अस्पताल शहर का प्रमुख अस्पताल है। क्या हाल ही में नए सीसीटीवी कैमरे आए हैं जो हर कोने में लगे हैं? हाँ, बिल्कुल सही, हर कोने में लगे हैं। अभी मैं किसी को बुलाकर तुम्हारा केस ट्रांसफर कराता हूं। बस सीसीटीवी फुटेज से पता चल जाए कि गलती हमारी जीवी की है। ये 50,000 रुपये तुम सीधे ले जाओ। अगर पता नहीं चला, झूठा आरोप और ब्लैकमेलिंग, कम से कम 20 साल की सजा। दरअसल ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। इतनी परेशानी की क्या जरूरत है? इस युवा साथी ने पहले ही माफी मांग ली है। पैसे का भुगतान भी कर दिया गया है। अब इस मामले को यहीं खत्म करते हैं। तुम खत्म कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। हमारी जीवी ईमानदारी और मेहनत से काम करती है। हम किसी की बदनामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसकी इज्जत का सवाल है। तुम अभी उसने खुद गलती मान ली थी, अब तुम सब मिलकर आम आदमी है क्या? कुछ नहीं। तुम्हारा अस्पताल, नर्स ने गलत दवा दी, मानते नहीं, उल्टा हम पर इल्जाम लगा रहे हो। मैं तुम लोगों की शिकायत पुलिस में करूंगी। अगर तुम कहते हो कि गलती मेरी है, तो तुमने हमारे साथ सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं देखा? अगर सच में मेरी गलती है तो मैं जो भी मुआवजा दूं तैयार हूं। लेकिन कौन जानता है कि तुम लोग किस सीसीटीवी की बात कर रहे हो? क्या कुछ गड़बड़ की गई है? तुम दोनों साथ मिले हो, मिलकर सच छुपा रहे हो। अगर तुम्हें शक है तो हम थाने चल सकते हैं, पुलिस की निगरानी में करवाते हैं। तुम अधिकारी और नेता हो, सब तुम्हारी तरफदारी करते हैं। वो हम गरीबों पर जुल्म ढा रहा है। ये आदमी बिल्कुल बेईमान है। तुम जानबूझकर हमें ठग रहे हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे अस्पताल ने गलत दवा दी थी, इससे किसी की जान जा सकती थी। यांग भाई, मुझे गवाह मिल गया है। बच्ची, जो तुमने अभी देखा वही बताओ, सब कुछ बता दो। मैं अभी अस्पताल के गेट पर था, इस आंटी को देखा, चुपके चुपके कर रही थी, बातें करते हुए दवाई ले रही थी, और उसने मेरी दादी की दवा उठा ली। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगाना चाहते हो, कोई अच्छा सा बहाना भी नहीं सूझा। मैं गलत दवा कैसे ले सकता हूं? तुम्हारे हॉस्पिटल ने दवा देकर मार दिया, जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते, और दोष मुझ पर मर रहे हो। ये दुनिया बहुत अंधेर हो गई है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम ही हो। तुमने गलती से ले लिया। दवा लेने की खिड़की, सब नाम लेकर पुकारते हैं। मेरी माँ का नाम मैं कैसे गलत सुन सकता हूं? मेरी नानी का नाम लुओ फेंगिंग है। इस दवा के पैकेट पर लुओ फेंगिंग लिखा है। जब तुमने मुझे धक्का दिया था तो दवा लेकर चली गई थी। ये बहन थी जिन्होंने तुरंत देखकर मुझे बताया। वो भी तुम्हारी दवा दुकान की ही थी। लहजा गलत था। अगर लहजा सही होता तो मैं कैसे गलत सुन सकती थी? बात तो यह है, यह जिम्मेदारी तुम लोगों की है। बाकी सब तो साफ सुन लेते हैं, बस तुम्हें ही सुनाई नहीं देता। वो लड़की दवा लेने जा रही थी, तुमने उसे धक्का भी दे दिया, और अब कहते हो तुम्हारी गलती नहीं है। ये रिश्तेदार साहब, ये सारी उलझन तुमने खड़ी की है। बहरहाल जो भी हो, छोड़ो भी, अब बस करो। मेरे पास रोज इतने काम होते हैं, बस समय बर्बाद करवाया। गालियां देकर चले जाना चाहते हो? तुम समझते क्या हो, ये तुम्हारा घर है? मन हुआ तो आ गए, मन हुआ तो चले जाओगे। अगर जाना है तो जाओ। यह मुआवजा मैं लेती नहीं, बस अब हम मुआवजा मांगेंगे। क्या? तुमने अस्पताल के काम में बाधा डाली है और जीवी की प्रतिष्ठा भी खराब की है, जिससे उसके भविष्य के काम पर असर पड़ेगा। दिल पर गहरा साया पड़ गया है। क्या इसकी भरपाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल सही, जीवी इतनी अच्छी लड़की है। तुम्हारे इस हंगामे के बाद अब आगे हॉस्पिटल में काम कैसे चलेगा? मुआवजा देना ही होगा। लगता है तुम लोगों ने गरीबी में अकल खो दी है। मैं तुम लोगों की क्यों सुनूं? अच्छा ठीक है, तो चलो थाने चलते हैं, वहां पुलिस वालों को दिखाते हैं। झूठा केस और ब्लैकमेलिंग, कितने साल की सजा मिलेगी पता है? इतनी छोटी सी बात है, इसमें पुलिस की क्या जरूरत है? कोई बात हो तो शांति से बातचीत करके तय कर लेना चाहिए। ठीक है, मैं अभी तक समझती हूँ। तुमने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया, जेबी कई दिनों से काम पर नहीं जा पा रही। इसकी काम छूटने की क्षतिपूर्ति तो देनी ही होगी, और फिर इस झूठे इल्जाम से हुआ दिल का दर्द, मानसिक आघात और उसके बाद की परेशानियां वगैरह। इतना नाटक क्यों कर रही हो? किसको नाटक करने वाली कह रहे हो? ये तो बस कुछ छोटी मोटी चीजें हैं। बस 3,000 रुपये का मुआवजा दो और हमारी जेबी से सार्वजनिक माफी मांगो। 3,000 रुपये? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? ये तो सीधी लूट है। ये रिश्तेदार, छोटे साथी, बातचीत से सब सुलझ सकता है। 3,000 रुपये वाकई थोड़े ज्यादा हैं, कुछ कम कर दो। बहन जी, गुस्से में कई बातें थी, अब जबकि यह बात साफ हो गई है, आज आप माफी मांग लीजिए। यह मामला अब खत्म हो गया है, अब कुछ ठीक सुनाई दिया। चेन्यांग, तुम क्या कर रहे हो? चेन्यांग भाई, छोड़ो, जाने दो उसे। ठीक है, ये पैसा मैं नहीं लूंगा, लेकिन तुम्हें हमारी जीवी से माफी मांगनी ही होगी।
और पूरे अस्पताल को यह बात पता होनी चाहिए। जीवी बिल्कुल निर्दोष है। देखो तुमने हमारे साथ क्या किया। कॉमरेड वांग को इतना परेशान कर दिया कि वो पूरा दिन काम पर ही नहीं आ सकी। नैतिक और तार्किक दोनों ही नजरिए से तुम्हें उस लड़की से माफी मांग लेनी चाहिए। नहीं तो माफी मांगो, वरना हमारे साथ थाने चलो। इसमें कोई ईमानदारी नहीं है। न साहिबा, सच में माफ करना, अगली बार ध्यान रखना। चेन्यांग भैया, शुक्रिया। तुम हो तो ठीक है। इतनी बड़ी मदद के लिए शुक्रिया। ये लो, छोटी सी भावना। नहीं, शुक्रिया, ये तो बहुत ज्यादा है। रख लो ना, आज आपने मेरी इतनी मदद की। ये लीजिए, अपने घर वालों के लिए कुछ खरीद लेना। कोई बात नहीं छोटी बहन, आगे कोई काम हो तो बिना झिझक बताना। दीदी, भैया दीदी, शुक्रिया। तुम और तेजो, इस बच्ची को घर छोड़कर आना। रास्ते में ही कुछ फल और तोहफे ले लेंगे। ठीक है, मैं तुम दोनों को कॉटन कैंडी खिलाता हूं। तो चलते हैं। पुराने जो, वो मरीज जिसका नाम लुओ फेंगिंग है। सभी जांच पूरी तरह करनी होंगी। अच्छी दवा का इस्तेमाल करो। मरीज की सेहत की जिम्मेदारी जरूर लेनी चाहिए। ठीक है। अब समझ आया कि अभी चाची ने मुझसे मुआवजा क्यों नहीं लिया। असली चाल तो यह थी, धीरे धीरे काटना। ये पैसे देने से कहीं ज्यादा तकलीफदेह है। चेन्यांग, मुझसे सच बताओ, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? क्या तुमने फिर कोई गलत हरकत की है? आंटी, मैं बेकसूर हूं। मैं गलत रास्ते पर कैसे जा सकता हूं? वरना मेरे पापा, यह मुझे तो मार ही डालेगा। तो ये पैसा तुम्हें कहां से मिला? मैं इन दिनों एक धंधा कर रहा हूं, पुरानी चीजों की खरीद फरोख्त। आज ही एक पुरानी स्टोव खरीदी थी। मालिक ने मुझे 1 लाख रुपए दिए। मैं बैंक में जमा करने जा रहा था, लेकिन ऐसा हुआ कि रास्ते में ही मुझे पता चला कि जीवी के साथ कुछ अनहोनी हो गई है। मैं बेहद घबराकर यहां पहुंचा हूं। मां, चेन्यांग ने जो कहा वो सच है। कुछ दिन पहले ही पापा ने उसे एक पुरानी पेंटिंग की जांच करने को कहा था। मैंने तुम्हारे पिता से यह बात सुनी थी कि पुरानी पेंटिंग्स को समझने में तुम्हारी अच्छी पकड़ है। मुझे इस सौदे की उम्मीद नहीं थी। पुरानी चीजों से इतना पैसा बनता है। आंटी, मैं कभी उस तरह का चोरी छिपे का काम नहीं कर सकता। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जीवी दुनिया की सबसे खुश औरत बने। आपके ये शब्द सुनकर मैं और आपके अंकल अब चैन से अपनी बेटी आपके हवाले कर सकते हैं। शुक्रिया आंटी। दीदी, आपके ये सामान बहुत आधुनिक हैं। हम तो पुरानी चीजें ही लेते हैं। कम से कम मिंगुओं काल से पहले का होना चाहिए। दीदी, हम हर चीज नहीं लेते, नहीं तो हम कबाड़ी बन जाएंगे। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? अगर मुझे मिल भी गया तो मैं पहचानूंगा कैसे? आसपास के गांव वालों से पूछ सकते हो। क्या आपके घर में कोई पुश्तैनी चीज है? वही चीज असली कीमती होती है। अच्छा, ठीक है, मैं याद रखूंगा। तो माफ कीजिएगा, इस बार आपका सफर बेकार हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? दीदी, आपने तो इतनी बड़ी मदद कर दी। हम तो आभारी हैं। वो, ये लीजिए, इसे लेकर मांस खरीद लेना। ये रहा। ये तो शर्मिंदा कर देता है। घर पर ही है। कोई मेहमान आया है। ये छोटे चेन हैं। ये हमारे गांव के पूर्वी छोर से हैं। भाई काओ, इस मेज पर कई सामान उन्हीं के लाए हुए हैं। अरे भाई काओ, ये पुराना सामान खरीदने वाले छोटे चेन हैं। तुम ही हो ना जवान? हमारे घर की ये कुछ चीजें, इनकी क्या कीमत लगा सकते हो? अरे यार चाचा, ये सामान बहुत मूल्यवान नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 2 रुपये। ठीक है, 2 रुपये ही सही। तुम ले जाओ ये। आशा, हमारे घर की मुर्गियों का चारा खत्म हो गया है। वो शहर से खरीदने गई है, अभी तक लौटी नहीं। घर की मुर्गियां तो बहुत बेचैन हो रही हैं। क्या तुम्हारे पास कुछ बचा हुआ है? मुझे थोड़ा दे दो। भैया काओ, तुमने इतना छोटा कटोरा लिया है, इसमें कितना आएगा? मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा लाता हूं। अरे रुको, अरे रुको जरा। ये तो सम्राट योंगझेंग के काल का 2 का चिकन कप है। ये तो बहुत कीमती चीज है। आगे चलकर इसकी नीलामी लाखों में होगी। क्या हुआ छोटे चेन? मैं काका काओ के घर से कुछ मुर्गियां खरीदना चाहता हूं। तुम्हें कैसा लगता है? तुम्हें मुर्गी खानी है क्या? अरे हाँ, क्यों नहीं। मेरे पीछे के आंगन में तो बहुत हैं। बाद में मैं तुम्हारे लिए 2 पकड़ लाऊंगा। पैसे नहीं लूंगी, बिल्कुल मुफ्त। अरे दीदी, आप तो पैसे लेती ही नहीं, तो फिर मैं कैसे ले सकता हूं? मुझे लगता है ये क्रिस्टोफर भाई मुर्गी पालन में बहुत माहिर हैं। इनके मुर्गे जरूर बहुत अच्छे होंगे। इस लड़के की नजर तो साफ दिख रही है। भैया, मैंने तो इन्हें पाला है। 20 साल से मुर्गियां पाल रहा हूं। हमारे घर की चरने वाली मुर्गियां पूरे गांव में मशहूर हैं। ठीक है, तुम मुझे 10 मुर्गियां दे दो। हर एक का 5 रुपये लगेगा। 5 रुपये। मैं अभी जाकर पकड़ कर लाता हूं। आप लोग जरा इंतजार करिए। अरे भाई साहब, ये 10 मुर्गियां मैं 1-2 दिन में खत्म नहीं कर पाऊंगा। वापस ले जाकर पालनी पड़ेंगी, और कोई सामान भी नहीं है। ऐसा करो, ये लो इसे।
बेचने की क्या बात है, तुम्हारे लिए है, चीजें अलग अलग हैं, साफ है। आप ही कोई कीमत बताइए। समझ आया शहर के लोग पैसे कैसे कमा लेते हैं। ये है सोच और ये है समझ। ये तो बिल्कुल अलग बात है। यह आपके लिए है, भाई भतीजावाद में भी हिसाब साफ रखो। आप ही कोई कीमत बताइए। 5 रुपये। एक मुर्गी के दाम समझो, कैसा रहेगा? आप लोग काम में बड़े शानदार तरीके से करते हैं। मैं अभी वापस जा रहा हूं, तुम्हारे लिए मुर्गी पकड़ता हूं। मेरे पास जो भी कबाड़ है सब सहेज कर रखा है, तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। ठीक है, तुम तीनों थोड़ी देर बैठो, मैं उसके लिए मुर्गी का चारा लाता हूं। यान भाई, ये कटोरा, क्या कोई खास बात है? क्या तुम पागल हो? मेरे यान भाई कौन है? अगर वो कोई खजाना नहीं है तो घाटे में बेचेंगे क्या ये कटोरा? पिछली बार की धूपदानी जैसा है। मैं तुमसे कहता हूं, ये दोनों बिल्कुल बराबर नहीं है। एक आसमान जैसा ऊंचा है, दूसरा जमीन जैसा नीचा। अरे, मैं तो इसे बेचकर पैसे कमाने की सोच रहा था। तिपहिया से चौपहिया गाड़ी लेने का सपना था। हाउ जी, ये तो कोई चौपहिया नहीं है, 40 राउंड भी काफी होंगे। क्या तुमने कहा था? वो और धूपदान एक आसमान में है, एक जमीन पर। असली आसमान वाला तो ये है। मालिक सोंग। अरे भाई चेंग, अरे बाप रे, तुम आ गए, कितनी देर लगा दी। ये देखो, INVITER आर्ट प्रदर्शनी। इसका मुझसे क्या लेना देना? ये प्रदर्शनी, मैं चाहता हूं कि तुम भी इसमें मेरे साथ शामिल हो। पता नहीं ये चेंग भाई क्या दिलचस्पी रखते हैं। सांग बॉस, आपकी दरियादिली का शुक्रिया, मुझे इसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं है। अरे, ये प्रदर्शनी तो बस एक बहाना है, असली मकसद तो अगले दिन की नीलामी है। ये वो अनमोल चीजें हैं जो आमतौर पर दिखाई नहीं देती, ये सब नीलामी में प्रदर्शित किया जाएगा। ये तो एक अद्भुत अवसर है, इतना शानदार। चलो हम भी चलते हैं। हाँ सही कहा, मालिक सोंग इतने उत्साहित हैं, हमें भी उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना ठीक नहीं होगा। ऐसी जगहों पर जाना, नजर खुलेगी या नहीं पता नहीं, लेकिन दिल बेचैन जरूर होगा। ये कैसी बात कर रहे हो मिस्टर सोंग? आप ही सोचिए, अगर मान लें आप ऐसे किसी इवेंट में कोई पसंदीदा चीज देख लें, पर वो तो बिकने वाला है ही नहीं, और तुम्हारे पास उसे पाने का कोई तरीका भी नहीं है। बताओ, तुम्हारा दिल दुखता है या नहीं? भाई चेंग, तुमने तो अपना जुबान स्टोर पे दे दिया। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें दुखी कर सकती है? पूरे जियांगशेंग शहर में नजर दौड़ाओ, शायद अब कोई भी चीज तुम्हारा दिल नहीं लूट पाती। हाँ है ना, सिर्फ मीटिंग में ही नहीं, कभी कभी बाहर भी होते हैं। यान भाई, यह क्या है? इतना कंजूस। अरे यार, वो सभी समारोह सहायिकाएं हैं, बस बक 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 करती रहती हैं। समारोह सहायिकाओं में क्या समस्या है? ये समारोह सहायिकाओं का पूरा समूह बहुत तकलीफ देती है। छिपा पहनने का तरीका ठीक नहीं है, न तो पूरी तरह दिखती है न ही छुपती है। दिल में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। हाँ हाँ यान भाई, तुमसे तो कहीं नहीं बनता। अरे ये तो भाई चेंग, सच कहूं तो ये कला प्रदर्शनी, ये सब यांग किनियान ने किया है, इसीलिए तो मैंने बार बार आपको आमंत्रित किया। यांग किनियान, वो कौन है? वो पिंजियांग गे का मालिक है। बार बार दूसरे व्यापारियों के साथ मिलकर यहां उपद्रव मचा रहे हो। सही बात है, पिछली बार वो कियानलोंग डॉकाई वेस, ये सब उसी की करतूत है। पर मैंने देखा आपके दुकान में भी काफी सामान है, और वो श्वांते ब्रजिया जो मैंने अभी आपको बेचा, ये तो दुकान संभालने के लिए काफी है, लेकिन वो कोई भी चीज उठा ले मुझे धोखा दे सकता है। अगर प्रदर्शनी में वो फिर कोई चीज ले आया और मुझसे असली नकली पहचानने को कहा, तो मैं क्या करूंगी? यांग भाई, हम सॉन्ग बॉस की मदद करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी बदनामी हो जाए, तो फिर हमारा सामान भी नहीं बिकेगा। हाँ सही कहा, चलो हम भी देखने चलते हैं। इस बहाने हम भी जान पहचान बढ़ा लेते हैं जियांगशेंग की पुरानी वस्तुओं के कारोबार में लोगों से, ताकि हमारी जगह बन सके। भाई चेंग, बस तुम मेरा साथ दो। अगले दिन नीलामी खत्म होते ही मैं अकेला फुहाई लाउंज में तुम्हारे सम्मान में एक जलसा करूंगा, कैसा रहेगा? और नीलामी भी होगी। उसके हाथ में पुरानी चीनी मिट्टी का प्याला था, अगर यह नीलामी में जाता तो इसे बेचने से सोंग किंगुन को ज्यादा मुनाफा होता। अरे बाप रे, वाह, मुझे नहीं पता था कि जियांगशेंग शहर में इतनी शानदार जगह भी है। यांग भैया, आपसे ही तो नई नई बातें सीखने को मिलती हैं। क्यों ना मैं और टीजो हम दोनों इधर उधर घुमाएं, ऐसे शानदार जगह तो कभी आए ही नहीं थे।